नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना वायरस एक बार फिर से बेलगाम होता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन आए कोरोना के आंकड़ों ने चौंका दिया है। 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले बुधवार को 46,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। 2 दिन के आंकड़ों को देखकर ये चर्चा तेज होती हुई कि ये तीसरी लहर की ही आहट है। सबसे ज्यादा केसेस केरला में देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका दूसरे राज्यों पर भी असर देखने को मिल सकता है। इसकी शुरुआत दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। केरल में कोरोना की बेकाबू स्पीड के बीच केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य में वायरस संक्रमण के बढ़ते ग्राफ पर काबू के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की और दूसरे राज्यों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की सलाह दी। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है, दस्तक है। इसके साथ ही हमें अब और ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसे में हमें किस तरह से बचाव करना है ताकि हम तीसरी लहर के संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को बचाकर रख सके, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लगातार दूसरे दिन आए कोरोना के नए आंकड़ों ने चौंका दिया है। कोरोना मामले के बीच 5 राज्यों के आंकड़े दिन प्रतिदिन डरा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 32,000 से ज्यादा मरीजों की रिकवरी हुई है और 493 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 1 लाख से अधिक एक्टिव केस केरल में हैं और 10,000 से 1 लाख के बीच के जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर हम देश के एक्टिव केसेस में इनका योगदान देखें तो केरल 51%, महाराष्ट्र 16% और बाकी 3 राज्य 5% से लेकर 4% तक उनका योगदान है। पॉजिटिविटी भी लगातार घट रही है। भारत में गुरुवार को मिले कुल कोरोना मरीजों की संख्या का 88.45% हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों से है। उसमें भी 67.35% नए कोरोना मामले अकेले केरल से सामने आए हैं। 24 घंटे में 44,543 नए संक्रमित मिले हैं। 32,920 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 493 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या में 11,125 का उछाल आया है। बुधवार को 46,280 केस सामने आए थे। 88.45% मामले सिर्फ 5 राज्यों से हैं। सबसे ज्यादा केस केरल से आ रहे हैं। 67.35% नए कोरोना केस केरल से। केरल में बुधवार को 31,445 केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में गुरुवार को 5,108 संक्रमित पाए गए। तमिलनाडु में 1,559 नए केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में 1,539 नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में 1,213 नए केस सामने आए हैं। भारत में वर्तमान में रिकवरी रेट बढ़कर 97.6% हो गया है। इन नए आंकड़ों को देखकर तीसरी लहर के संकेत की आशंका जताई जा रही है। केरल और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों के आंकड़े देखकर ये कहना मुश्किल है कि तीसरी लहर की शुरुआत होगी, लेकिन अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो दूसरे राज्यों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर चल रहा है, जिससे आने वाली तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। तीसरी लहर का आना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लापरवाही या एंटीबॉडीज में कमी होने की वजह से ये आ भी सकती है। ऐसे में जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आज की चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल अग्रवाल जी आपका इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी सर, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र और केरल से जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसकी तस्दीक करते हुए ऐसे में कितनी चिंता की ये बात और अब हमें और बड़े स्तर पर कितना सजग होने की आवश्यकता,
क्योंकि बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन हटा दिया गया है, कर्फ्यू हटा दिया गया है। इस वजह से लोगों की लापरवाही भरी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जहाँ तक मैं स्कूलों की बात अगर करूँ तो अनडाउटेडली यूपी में क्लास 1 to 5 को 1 सितंबर से भी खुल जाना है। बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम लोग बहुत जो विद्यालय संचालक हैं वो अपने कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें और बच्चों को जो भी नॉर्म्स एसओपी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं उसका पूरी तरह से पालन करें। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक जिम्मेदारी है। जैसा कि आप खुद देख रहे होंगे कि कुछ स्टेट्स में केसेस इधर बढ़े हैं जी। तो बाहर सजग रहने की जरूरत है। लॉकडाउन यूपी में हटाया गया पहले सैटरडे, अब संडे केवल नाइट कर्फ्यू है, जिसमें भी काफी लोग अभी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अभी जो रक्षाबंधन का पर्व बीता या पहले और भी कोई चीज हुई तो वहां पर लोगों की लापरवाही सामने आई है। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा सजग होने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई से बहुत समय तक बच्चों को डिप्राइव नहीं रखा जा सकता। और जो बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है उनके खुद के अपने ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई में हम लोगों को चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं और हम अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं बजाय कि ऑनलाइन के। कहीं ना कहीं उनकी आंखों के ऊपर भी बहुत स्ट्रेन पड़ रहा था। और 17 महीने बाद अब इन छोटे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं तो हम लोगों को स्कूलों को चलाना है, लेकिन स्कूल संचालक होने के नाते स्वयं में हमारी भी और मैं पूरे प्रदेश के विद्यालयों से ये अपील करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करें जो गवर्नमेंट ने एसओपी गाइडलाइंस बनाई है। तभी हम लोग चीजों को संभाल के रख सकते हैं, बच्चों को संभाल के रख सकते हैं और हम लोग भी बच्चों को अवेयर कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। और बस एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के और सभी जगहों के पेरेंट्स से कि जब विद्यालय के अंदर तो विद्यालय के अनुशासन की जगह वहां पर पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन बच्चे कर रहे हैं। वो क्योंकि जब क्लासेस शुरू हुई तो बहुत सारे चैनल्स ने उसको कवर किया, सारी जगह पर चीजें दिखाई गई। लेकिन छुट्टी होने के बाद बच्चे जब बाहर निकलते हैं मैम तो कहीं ना कहीं ग्रुप में खड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत क्राउडेड फॉर्म में हो जाते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी हम इस चीजों से लड़ पाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील करी है कि रात 10 बजे के बाद बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले, अन्यथा बिल्कुल भी ना निकले। तभी हम लोग इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अदर स्टेट्स में जो केसेस आ रहे हैं यूपी में फिलहाल नहीं है, हम लोग लकी हैं और हम लोगों को जब हम सजग रहेंगे तभी हम चीजें संभाल पाएंगे। और ऐसे में हमें सबसे पहले अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, उसका एहसास करना होगा और उसके बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि हम एक दूसरे के सहयोग के साथ कोरोना को हरा सके। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक है लोक बंधु अस्पताल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस खास चर्चा में। डॉक्टर अजय, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बेलगाम होते इस कोरोना को कैसे थामा जाए, कैसे रोका जाए तीसरी लहर को? देखिए, अभी हम लोग बड़े भाग्यशाली स्थिति में हैं कि उत्तर प्रदेश में तीसरी वेव की कोई शुरुआत की आवश्यकता नहीं दिख रही है। लेकिन जो स्थिति खबर आ रही है केरला से, जो महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, वो बहुत डरावनी है। बिल्कुल। और अगर ये स्थिति बढ़ेगी तो हम लोग भी इससे प्रभावित होने से बच नहीं सकते हैं। अब हम लोगों की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब लॉकडाउन खत्म हुआ है कि अब हम लोग अनुशासित और हों और स्वयं में अनुशासित इतना हो जाए कि जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करना शुरू कर दें। अगर हम कोविड का प्रोटोकॉल अभी पालन नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से हम लोग के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। आने वाले 2 या 3 महीने तो हमें 2 या 3 महीने के लिए बहुत सतर्क होना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और नियम वही 3 हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथ धुलते रहना। और साथ में जो चौथी चीज अब नई जुड़ी है, वैक्सीन लगवाना। और वैक्सीन लगवाने में जो उत्साह युवा वर्ग में दिख रहा है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग वैक्सीन बहुत जल्दी से डेवलप कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा पा रहे हैं। मतलब अब अस्पतालों में होड़ मची हुई है कि कौन रिकॉर्ड बना रहा है, कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग वैक्सीन लगवा पा रहे हैं। लेकिन कई बार अस्पतालों की भी जिम्मेदारी हो जा रही है। की बात ये भी हो जाती है कि जिस वैक्सीनेशन केंद्र में हम कवर करने के लिए पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आती है। यानी कि एक तरफ तो आप वैक्सीन लेते हुए अपने आप को कोरोना से बचाने की तैयारी में जुटे होते हैं, दूसरी तरफ खुद ही जरा सी लापरवाही और आप बीमारी की चपेट में। लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं
कि जब हमारे यहाँ ओपीडी की लाइन बनवाते हैं हम लोग, तो हाँ। जो मरीज आते हैं उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग वो बहुत अच्छा रख रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के टाइम में वो अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं, तो इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। हमने अपने यहाँ 7-8 गार्ड इस काम के लिए लगवाए हैं कि कम से कम एक हाथ दूर रहें आपस में, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है और चूंकि टारगेट हम लोगों को मिला है और जल्दी से जल्दी हम लोगों को कराना है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत जरूर हो रही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग उस तरीके से नहीं पालन करवा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश होती है हम लोग के स्तर पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क पहने रहें और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसी डॉक्टर्स की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है, अस्पताल प्रबंधनों की तरफ से लगातार इस बात को लेकर ध्यान दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए जब मरीज वहां पर आए तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क वो लोग पहने। लेकिन ऐसे में डॉक्टर्स तो पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं इस मुहिम में। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, उन्हें भी इस बात का एहसास खुद से करना होगा कि ये कितनी गंभीर बीमारी है और कैसे ये तेजी के साथ एक दूसरे में फैल जाती है। ऐसे में अगर वो अपने पार्ट पर सतर्कता रखेंगे तो शायद से डॉक्टर्स के लिए भी काफी आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और इसी को देखते हुए हम लोग के लोक बंधु अस्पताल में हम लोगों ने कम से कम 8 से 10 बूथ आज बना दिए हैं, जितने ज्यादा बूथ हो सकते हैं। मतलब हमने सारी ताकत अपनी झोंक दी है आज के दिन में कि अलग अलग बूथ रहे, एक बूथ पर कम से कम लोग इकट्ठे हों, और इस तरीके से उनको ग्रुप में 7 से 8 बूथ हमने बना दिया है। दोपहर बाद हमने बूथ और बढ़ा दिया है, चूंकि लोग काफी आ गए थे और हमको आज 2000 वैक्सीन को टच कराना है, तो इसको देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई, बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। और यही हमारे हाथ में है कि हम अपने वर्कर्स को और ज्यादा मोटिवेट करें कि वो चाहे कितने भी टाइम बीत जाए, आज कंप्लीट करके इतना जाना है लोगों को, क्योंकि वैक्सीन लगवा देंगे अगर हम, तो हमारी बाद की चीजें जो दुर्भरता दिखती है, अपने स्तर पर आप लोगों ने तैयारी कर ली है, बाकी की एक्सपेक्टेशंस लोगों के सहयोग की वो लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है अनिल अग्रवाल जी, स्कूलों की खास तौर पर बात करें हम, बच्चों की खास तौर पर बात करें हम, तो एक तरफ तो स्कूल अब खुलते जा रहे हैं, कई राज्यों में इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं और कईयों में होने वाले हैं, जल्दी स्कूल रीओपन होते हुए नजर आएंगे, कईयों में हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई कि सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में पेरेंट्स इस समय डरे हुए हैं, स्कूल भेजना भी चाहते हैं और अनहोनी की आशंका के चलते भेज भी नहीं पा रहे हैं। अनिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, पेरेंट्स भी इस समय काफी दुविधा के बीच में हैं, वो स्कूल भी बच्चों को भेजना चाहते हैं, भेजना नहीं भी चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस लेते हुए उनके बच्चे जो स्कूली मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, जो एक वो डिसिप्लिन होता है वो भी सीखे, और दूसरी तरफ उनको डर भी इस बात का है कि अगर संक्रमण उनके बच्चे को हो गया तो क्या होगा। नहीं, बिल्कुल इसमें सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी और अभिभावकों से यही अपील है कि वो जो प्रोटोकॉल अपने को जानते हैं वही बच्चों पे भी लागू करवाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें इस समय, जबकि ये अंदेशा है कि थर्ड वेव बच्चों पर प्रभावित होगी, चूंकि उनके पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा और 11 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। तो अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो डे टू डे लाइफ में रोज के प्रतिदिन के हिसाब से बच्चों को ट्रेंड करें, अकेले रहने के लिए, वैक्सीन के प्रोटोकॉल, कोविड के, मास्क पहनना, हाथ धुलना, इन सब के लिए प्रैक्टिस वो कराते रहें। और बिना इसके, जैसे कि मैं खुद एक पिता हूं 14 साल के बच्चे का, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा कैसे हाथ धुलना है, कैसे मास्क पहनना है, और स्कूल जाने के लिए तो सबसे पहले हमने उसको कहा कि बिल्कुल स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि जो माहौल स्कूल में मिलेगा बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस से वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, और ऑफलाइन तो जाना ही है। और कोविड से हमको, अब कोविड यहीं रहने वाला है, कोविड से आप बच नहीं सकते हैं, तो उसको लेते हुए कैसे आप बचाव कर सकते हैं। तो बच्चे के मास्क उसके बैग में रखना और 3-4 मास्क रखे रहें कि अगर एक कहीं गिर जाए या तो तुरंत पहने बिना मास्क के। और बच्चों की इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर दूसरा बच्चा भी आ रहा है खाना खाने के लिए, जैसे पहले स्थिति थी, तो पहले की दुनिया बदल चुकी है, अब नया दुनिया है, कोविड के बाद पोस्ट कोविड एरा में हम लोग हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को बच्चों को भी बताना पड़ेगा, उनको खेल-कूद ढालना होगा। ठीक है, अपने पूरे रूटीन में परिवर्तन करना होगा। अनिल अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स इस समय सबसे ज्यादा चिंतित, पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता है और उनकी जान की भी चिंता है, संक्रमण की भी चिंता है।
मैम, जैसे डॉक्टर साहब ने बात बोली, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम लोगों की बहुत अधिक जिम्मेदारी है इस समय बच्चों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की। क्योंकि देखिए, पहले का जो स्कूल चलता था उसमें परिस्थितियां अलग होती थी। इसीलिए अभी हम लोगों ने 3-3 घंटे की शिफ्ट में स्कूलों को शुरू करने की रिक्वेस्ट करी थी और गवर्नमेंट ने कहा भी है। तो लंच ब्रेक तो ज्यादातर स्कूल सभी नहीं करेंगे स्टार्टिंग के, कम से कम 1 महीने तक इसी तरह से विद्यालय चलेगा। जी। जहां तक रही मास्क की और सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर बच्चों को खुद बोला गया है कि वो लेके आए, और मास्क बच्चे तो ला ही रहे हैं, साथ में स्कूल ने मास्क का अरेंजमेंट अपने पास किया हुआ है कि किसी बच्चे का मास्क अगर गिर जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीजों का पालन हम लोगों को करना है और हम लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि जिन कक्षाओं का संचालन 16 अगस्त से शुरू हुआ है वहां पर पढ़ाई अभी विधिवत होने लगी है, बच्चे भी बहुत अधिक संतुष्ट हैं। जी। जहां तक माँ बाप के मन में जो एक डर है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं भी बच्चों का पिता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि बच्चे विद्यालय जाएंगे तो, लेकिन दूसरे ही जगह मैं ये बात कहता हूँ कि बच्चों से सबसे अच्छे ढंग से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा सकता है, क्योंकि उनके टीचर्स जब उनसे जो भी बात कहते हैं, बच्चे उसको बिल्कुल हूबहू वैसे ही पालन फॉलो करते हैं। हम लोगों ने स्कूलों में एक अरेंजमेंट करा है कि बच्चों की फिक्स सीटिंग कर दी है जी। और वहां पर वो अपनी सीट पर ही आके बैठते हैं। हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ को रखा गया है, डबल शिफ्ट के लिए प्रोविजन किया गया ताकि बच्चों की गैदरिंग बहुत ज्यादा एक क्लास में ना होने पाए, 20 से 25 बच्चे ही एक क्लास में बैठे। तो ये सब जिम्मेदारियां हम लोग निभाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है, वो भी उस चीज का पालन करें तो कहीं भी संक्रमण का खतरा नहीं पैदा होगा। हम लोग बहुत लकी हैं कि उत्तर प्रदेश में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, तीसरी लहर जैसी चीज अभी नहीं है, और यदि हम सब लोग सजग रहे तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई नौबत आ भी नहीं पाएगी। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर अजय, फिलहाल तो जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो केरल में और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि केरला और महाराष्ट्र से बाहर केसेस निकले ही ना, ये संक्रमण दर वहां से दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ने ही ना पाए? अभी हमें कुछ ऐसे मेजर्स फॉलो कर लेने चाहिए। क्या समझ में आता है, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहले से हम लोगों के यहाँ एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह इस तरीके के सेंटर बनाए गए हैं कि टेस्टिंग होना चाहिए। जैसे अब नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि अगर केस कम निकल रहे हैं तो हमको टेस्ट अब कम होने चाहिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ जैसे लखनऊ में टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है और टेस्ट होते हैं जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, और बिल्कुल यही एक तरीका है टेस्ट करने का। अगर टेस्ट आप संख्या बढ़ाए रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर पॉजिटिव केस निकालेंगे, और उसके कॉन्टैक्ट के जो, जैसे पहले एक केस निकलता तो हम लोग 20 केस को ही ट्रेस करते थे, उसका टेस्ट करते थे कहाँ है, कैसे आया, कहाँ गया। अब हम लोग एक केस पे 50 लोगों को देख रहे हैं, तो हम संख्या बढ़ा रहे हैं। हमारे ओपीडी में जो लोग आ रहे हैं सबका एंटीजन टेस्ट हो रहा है। जो भी टेस्ट, जितनी जल्दी टेस्ट हम कर लेंगे, टेस्ट करते जाएंगे, और उससे हमको पकड़ में जल्दी आ जाएगा। अर्ली डिटेक्शन, जब उनका सिम्टम नहीं है या कुछ इस तरीके से लोग समाज में ज़्यादा फैलाते हैं ये बीमारी, जो सिम्टमलेस होते हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं होता है, जब लक्षण आ जाता है तब तो वो लोग लिमिटेड हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन जो केरला से या महाराष्ट्र से या आंध्र प्रदेश से, जैसे 3 राज्य इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं कोविड से, उन राज्यों से जो लोग भी आ रहे हैं वो खुद भी आइसोलेट रहें, घरों में रहें। जैसे अगर उनके परिजन कोई आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो 10 दिन तक, 15 दिन तक वो आइसोलेट रहें, होम आइसोलेशन में रहें। ठीक। सारे टेस्ट होने के बाद से भी उनको होम आइसोलेशन में, क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है समाज में कि वो इस बीमारी को और आगे न फैलाए। तो जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का वहन करेंगे तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी, और हमको कोविड से जीतना ही है, और जीतने के यही तरीके हो सकते हैं। लेकिन अनिल अग्रवाल जी, उन लोगों का क्या करें जो अब भी समझने के लिए तैयार नहीं है, जो अब भी दूसरी लहर की भयावहता देखने के बावजूद आंखें मूंदे बैठे हैं? उन्हें कैसे समझ में आएगा? क्योंकि ये एक चेन होती है, और चेन अगर बीच में से टूटी तो समझो असर खत्म हुआ। ऐसे में इफेक्टिव मेजर्स अगर हमें धरातल पर इंप्लीमेंट करने हैं कोरोना के खिलाफ, तो हम सबको एकजुट होना होगा। लेकिन उन लूप होल्स को लेकर क्या कहेंगे आप? मैम, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कमियां कहीं ना कहीं बड़े लोगों की तरफ से हो रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा नाइट कर्फ्यू को लेके, बहुत सारी जगह पर देर रात तक चीजें चल रही थी। दूसरी चीज, मैं एक अच्छी बात कहूंगा, आज ही मैंने न्यूज पढ़ी है जिसमें कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में, और जो हमारे जूनियर हाई स्कूल है उसमें वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे। ये बहुत अच्छी पहल होगी सरकार की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जब 12 से 18 की जो वैक्सीन आ रही है,
जाइकोवा डी करके वैक्सीन है और एक और वैक्सीन जो अप्रूव हुई है, हाँ। जब ये बच्चों को वहां पर लगवाई जाएगी तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात अभी डॉक्टर साहब से मैं सुन रहा था, आप ही बता रहे थे, हाँ। विद्यालयों में हम लोग पूरी तरह से उसको ध्यान में रखते हुए करवा लेंगे और बच्चों को इधर उधर एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा नहीं होगा कि उन्हें जी। हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना पड़े। जी। लेकिन जिम्मेदारी ईमानदारी से हम सब लोगों की बनती है, और जो लोग अभी भी, जैसे अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, ऑनलाइन ऑफलाइन का दोनों मोड गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, कुछ समय तक मैं चाहूंगा कि ठीक है वो ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए उन्हें विद्यालय भेजना है, तो कोविड प्रोटोकॉल जो डॉक्टर साहब ने, मैं पुनः बार बार डॉक्टर साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मास्क की बात कही, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, हाथ धोने बिल्कुल। की बात कही, इस चीज का पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हो, सभी को इसका पालन करना है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि बच्चों का सुरक्षा का पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। पेरेंट्स एक ट्रस्ट बनाएं और खुद भी उन नियमों का पालन करें जो वो अपने ठीक है। बच्चों से उम्मीद करते हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, इस समय जो पेरेंट्स इस शो को देख रहे होंगे, आप उनसे क्या कहेंगे? बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, और कब तक ये शुरू होगा, क्या कुछ इसका आगे का प्रोसीजर रहेगा? और लोग डरे हुए हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं कि जब तक उनके बच्चों को वैक्सीन ना लगे, क्या तब तक वो स्कूल ना भेजे, लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई की भी चिंता है। इस विषय पर आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड के टाइम में, इसके पहले की जितनी भी बीमारियां आई, वायरल डिजीज आए, हमारे पास वैक्सीन आने में बहुत समय लगा था। हाँ। सालों लग जाते थे, उसके बाद से वैक्सीन आता है। लेकिन कोविड एक ऐसी बीमारी है और हम इस समय ऐसे समय में हैं जब विश्व में कभी भी कहीं भी कोई वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, उसके साथ साथ भारत में भी उपलब्ध हो जा रही है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे कोवैक्सीन आई, जो स्वदेशी वैक्सीन, जिसको हम लोग खूब प्रचारित कर रहे हैं और लग रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की भी वैक्सीन आ गई है, जो कि 12 साल से ऊपर लगने शुरू हो जाएगी। ये हमें लगता है कि सितंबर लास्ट तक आ जाने वाली है, और जब बच्चों में वैक्सीन लगने लगेगी तो लोग और आश्वस्त हो जाएंगे। लेकिन केवल वैक्सीन से ही काम नहीं बनेगा। जैसा कि पहले भी बताया है कि अभी चूंकि उनके जो बच्चे हैं 12 से 18 साल के नीचे, जिनके घरों में बच्चे हैं, वो अभिभावक, कम से कम माता पिता या जो भी उनके यहाँ लोग हैं, जो घर में काम करने वाले नौकर हैं या जो भी ड्राइवर हैं, जो लोग भी हैं काम करने वाले भी हों, सभी तुरंत सबसे पहले वरीयता के तौर पे वैक्सीन लगवा लें। और इसके लिए हम अस्पतालों से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोग, जो लोग जहां पहुंचे, उनको तुरंत सबसे प्राथमिकता पे लगा दें, क्योंकि उनके घरों में जो बच्चे हैं वो प्रभावित ना हो। बड़े को सबसे पहले वैक्सीन लगवा दें। बच्चों का जब वैक्सीनेशन का आएगा, भारत सरकार नियम बनाएगी, उस तरीके से हम लोग उनको भी लगाएंगे, और निश्चित रूप से भारत इसमें जीतेगा, और बहुत अच्छी तरीके से भारत लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, अनिल अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं पेरेंट्स से यही आग्रह करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस को लेके। आप उन विद्यालयों पर विश्वास रखें, आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम सभी की जिम्मेदारी है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की, और गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स हो रहे हैं वैक्सीनेशन वगैरह को लेके, वो निसंदेह काबिले तारीफ है। वो तो अपनी जगह चलता ही रहेगा वैक्सीनेशन, क्योंकि उसमें भी साल 2 साल लगेगा जब पूरी हमारी देश की जितनी आबादी है या प्रदेश की जितनी आबादी है उनके वैक्सीनेशन में। लेकिन अगर हम लोग बाकी चीजों का पालन करेंगे तो मुझे लगता है निसंदेह हम लोग इससे जीतेंगे, और बच्चों की शिक्षा जो सबसे जरूरी चीज है वो सुचारू रूप से संचालित होती रहेगी। ठीक है, डॉक्टर अजय, आपका फाइनल कमेंट, क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों के नाम जाते जाते? बस यही है कि इससे थोड़ा सा संयम बनाए रखें, अनुशासन में रहें, और बच्चों के लिए विशेष रूप से बहुत ही अनुशासित होने की जरूरत है। जैसा कि सर ने बताया, अभी स्कूलों में हम लोग तो स्कूल में जब बच्चों को भेज रहे हैं तो निश्चिंत हो जा रहे हैं कि निश्चित रूप से वो गाइडलाइन पालन कर रहे होंगे, अंदर प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे, जिससे बच्चे भी सुरक्षित होंगे, हमें भी सुरक्षित होना है, सभी समाज सुरक्षित हो पाएगा जब सभी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर क्या अंदर क्या बाहर, क्या स्कूल क्या घर, हर जगह पर इस समय हमें कोविड प्रोटोकॉल्स का हर हाल में पालन करना होगा, तभी हम इस अदृश्य वायरस को, इस अदृश्य दुश्मन को हरा सकते हैं एक दूसरे के सहयोग के साथ। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।